आज हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में पढ़ चुके आप, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में पढ़ चुके। अब आज ट्रांजिस्टर का उपयोग देखना है दोलित्र के रूप में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दोलित्र ऑसिलेटर होता क्या है। दोलित्र एक ऐसा उपकरण है जो दिष्ट धारा को एक नियत आयाम और नियत आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। दोलित्र एक ऐसा उपकरण है जो डीसी को, जो दिष्ट धारा को एक नियत आयाम और नियत आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करता है। तो ट्रांजिस्टर भी यह काम करता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर को दोलित्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों के इन्वर्टर की मशीन है, तो इन्वर्टर की मशीन में ये ट्रांजिस्टर लगा होगा। ये मशीन में लगा हुआ ट्रांजिस्टर बैटरी की धारा को, जो कि डीसी है, एक नियत आयाम और नियत आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और पुरानी बातों को दोहराएंगे। जैसे आपने पीछे सीखा है कि जो स्थिर आवेश होता है, कहीं भी चार्ज होगा, आवेश होगा, तो उसकी तीन स्थितियां होती हैं। जैसे अगर स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, तो इस स्थिर आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। लेकिन अगर कहीं ये आवेश गतिमान है और वो भी एक समान चाल से, आवेश यदि यूनिफॉर्मली स्पीड से एक समान चाल से गतिमान है, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। और यदि कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान है, बढ़ते हुए वेग से, त्वरित गति से गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये यहाँ महत्वपूर्ण है, इसकी क्रिया है। त्वरित गति से, बढ़ते हुए वेग से गतिमान आवेश कहीं भी होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। अब एक और क्रिया हम लोग जान लेते हैं। दो एलसी परिपथ के दोलन पढ़े हैं आप, एलसी परिपथ में दोलन। पीछे पढ़े हैं आप पिछले अध्याय में। उसमें आपने देखा कि यदि एक संधारित्र ले ले, कैपेसिटर, और एक कुंडली ले ले, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें। एक बैटरी भी लगा दें। बैटरी की सहायता से पहले इस संधारित्र को चार्ज कर लिया जाए, आवेशित कर लिया जाए।
तो जब ये संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, सपोज करो कि इसके इस प्लेट पर धन आवेश आ जाता है और इसके इस प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा बन जाती है। वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी जब ये पूरी तरह से चार्ज होगा, ऊर्जा संचित होगी। उस ऊर्जा का मान हम लोग लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, जहाँ सी इस संधारित्र की धारिता है और वी इनके प्लेटों का विभव है, विभवांतर है प्लेटों के बीच का, और क्यू जो है आवेश है प्लेटों पर। तो यहाँ इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। अच्छा, अब यदि इस संधारित्र को इस कुंडली में यल में जोड़ दिया जाता है तो इसकी ऊर्जा घटना शुरू हो जाती है, ह्रास होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस संधारित्र के द्वारा धारा इस कुंडली में आती है। अच्छा, जब इस कुंडली में धारा आती है, पहले थी नहीं, धारा शून्य थी, तो इस कुंडली के धारा में परिवर्तन होता है। कुंडली के धारा में परिवर्तन के कारण फैराडे के नियमानुसार इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। हम अभी केवल इस पर ध्यान देंगे कि जब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि अब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा संचित थी वैद्युत क्षेत्र के रूप में, वो अब बदल गई, हो गई वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। और जब यह इस कुंडली में धारा का अधिकतम मान, अपने अधिकतम मान पर धारा पहुंच जाती है, मान लो कि I0 हो जाती है धारा इसमें आते 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 आते, तो उस समय इस कुंडली में संचित ऊर्जा होती है हाफ यल I0 स्क्वायर, जहाँ I0 इस कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा है। और यही हाफ यल I0 स्क्वायर जो ऊर्जा अब संचित हुई इस कुंडली में, ये वैद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। तो इस प्रकार इसकी वैद्युत ऊर्जा यहाँ चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब ये पूरी तरह से संधारित्र निरावेशित होता है तो अंतिम में एकाएक इसमें प्रवाहित धारा का मान शून्य नहीं होता। कुछ देर तक धारा घटते हुए धीरे 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 घटते 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 तब शून्य होती है। तो जब इसमें धारा घटना शुरू होती है तो लेंज के नियमानुसार धारा के घटने के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल इस धारा के घटने का विरोध करती है। इससे इसमें विपरीत दिशा में, पहले से विपरीत दिशा में ये जो संधारित्र होगा वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। धारा के घटने का विरोध करता है, इसलिए इसमें जो प्रेरित धारा होती है उसी दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, जो कि धारा के घटने का विरोध करती है। तो ये संधारित्र पहले यहाँ धन आवेशित था, यहाँ ऋण आवेशित, तब ये विपरीत दिशा में चार्ज होने लगता है। संधारित्र की ये प्लेट धन आवेशित हो जाती है, ये प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि फिर से इसकी चुंबकीय ऊर्जा यहाँ आ जाती है वैद्युत ऊर्जा के रूप में। यही क्रिया होती रहती है, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में इस प्रकार परिवर्तित होता रहता है। तो यदि हम इसमें कहीं एंटीना लगा दें और ये जो ऊर्जा का रूपांतरण है इसको विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ग्रहण करें हम, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमें प्राप्त होगी उस विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप इस प्रकार का होगा कि उस विद्युत चुंबकीय तरंग के जो दोलन होंगे वो डैम्प्ड होंगे, अवमंदित होंगे। धीरे 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 आप देख रहे हैं ये आयाम अधिक है, फिर कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, इस तरह से
तो अवमंदित दोलन हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एलसी परिपथ में जो वैद्युत दोलन होते हैं, इस वैद्युत दोलन के फलस्वरूप प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है कि उसके दोलन अवमंदित दोलन मिलते हैं। अवमंदित दोलन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अवमंदित दोलन। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के दोलन अवमंदित होने की वजह से ये विद्युत चुंबकीय तरंग किसी काम के लायक नहीं रहती। आप समझो कि ऐसे धीरे धीरे आयाम घटता जा रहा है, इसकी एनर्जी लॉस होती जा रही, कुछ दूर ये विद्युत चुंबकीय तरंग चलते 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 मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसकी ऊर्जा धीरे धीरे घटने के कारण, इसका आयाम घटने के कारण। अच्छा, विभिन्न स्थानों पर हमें ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग की आवश्यकता होती है जिसका ये आयाम स्थिर रहे, घटे नहीं। तो यानी कि हमें एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग चाहिए जो कि जिसका दोलन डैम्प्ड ना हो, मुक्त दोलन, उसका आयाम स्थिर रहे। तो ये स्थिर आयाम की विद्युत चुंबकीय तरंग हमें आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए एक मॉड्यूलेशन की क्रिया होती, मॉड्यूलन, जो ध्वनि हम लोग उत्पन्न करते हैं वो माइक में जा करके विद्युत तरंग में बदलती है, लेकिन उस विद्युत तरंग की इसी तरह की स्थिति होती है, वो विद्युत तरंग बहुत अधिक दूरी तक नहीं जा सकती है। आप देख ही रहे, जो बोलेंगे वो बहुत अधिक दूरी तक नहीं जाती। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये बहुत अधिक दूरी तक चली जाए, किसी स्टेशन से प्रसारित होकर दूर स्थित नगरों के घरों तक पहुंच जाए, तो उसके लिए हम इन विद्युत तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के ऊपर थोप देते हैं। उसी पर समझ लो कि ला करके लाद देते हैं, मिक्स कर देते हैं और तब भेजते हैं। तो ये जो उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगें होती हैं, इनका आयाम स्थिर होता है, नहीं यह भी नहीं ले जा पाएंगे, कुछ दूर तक ही जाएंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसी तरंगों की आवश्यकता होती है, ऐसे तरंगों की आवश्यकता होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जिसका आयाम स्थिर है। तो स्थिर आयाम की विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करने के लिए हम लोग पुनर्भरण परिपथ का उपयोग करते हैं, फीडबैक सर्किट का उपयोग करते हैं, पुनर्भरण परिपथ का उपयोग करते हैं। उसके लिए यही ट्रांजिस्टर यूज होता है। मान लीजिए हमारे पास ये निवेशी कोई है, निवेशी वोल्टेज, ये निवेशी वोल्टेज ट्रांजिस्टर में मिला हमने, एज एन एम्पलीफायर यहाँ ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। तो ये पाई हुई इस तरंग का प्रवर्धन कर देता है, इसके आयाम को बड़ा कर देता है, अधिक कर देता है। ऐसे ये अगर इस आयाम की तरंगे हैं तो ये बड़ा कर देगा। अगर हम लोग पढ़े हैं पीछे कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में अगर अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करें तो ये इसके आयाम को बड़ा कर देता, लेकिन 180 अंश का कलांतर होता है, तो ये स्थिति ऐसे हो जाती, आयाम बड़ा हो जाएगा लेकिन स्थिति इसमें प्रारंभ यहाँ से ऐसे हुआ है तो इसमें इधर से, लेकिन ये आयाम देखिए कम है तो यहाँ आयाम अधिक हो जाता है, ये आयाम अधिक हो जाता है। तो यहाँ हमने मान लीजिए कि हमको कोई निवेशी मिला, निवेशी सिग्नल मिला, इनपुट मिला, उसको हमने ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया, इसने बढ़ा दिया, इसकी एनर्जी कुछ बढ़ गई, इसका आयाम कुछ बढ़ गया। अब अगर यहाँ जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है, इसी में से कुछ भाग ला करके पुनः इसी में निवेशी के साथ कर दे, मिक्स कर दे, तो और अधिक ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, आयाम और बड़ा हो जाएगा। तो यही यहाँ हम लोग इसको पुनर्भरण परिपथ के रूप में प्रयोग करते हैं कि ऐसे यहाँ ला करके इसके साथ जोड़ देते हैं और ये भी ला करके इसी में फिर से ला के कनेक्ट कर देते हैं।
यही पुनर्भरण परिपथ होगा। ये मान लीजिए कि 2 है, यहाँ जो निवेशी है उसको ये बढ़ा के 4 कर देगा, तो 4 वाला फिर से यहाँ चला आया अगर, तो 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा। तो इस तरह से पुनर्भरण परिपथ का प्रयोग कर लिया जाए तो जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं उनका आयाम स्थिर रहता है, और उस स्थिर आयाम की विद्युत चुंबकीय तरंगों का विभिन्न तरह से प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे पुनर्भरण परिपथ के रूप में प्रयोग करेंगे, ये देखना है आपको। तो उसके लिए अब इस ट्रांजिस्टर का उपयोग ऑसिलेटर के रूप में कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं आवश्यक परिपथ। तो यहाँ हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे। ये है NPN ट्रांजिस्टर। फिर से बना लेते हैं इस तरह। हाँ, तो देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है। इस NPN ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर एक दोलित्र की भांति कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग। ये है N, ये है P, ये है N। तो P से N की ओर धारा जाती है, ये धारा का डायरेक्शन। इस बैटरी की धारा माइनस से प्लस, ये हो जाएगी IB। इस बैटरी की धारा माइनस से प्लस, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, तो ये हो जाएगी IC। यहाँ इस IC जो बैटरी और स्विच है संग्राहक के लिए, उसके श्रेणी क्रम में एक कुंडली लगा दिए, एक प्रेरक लगा दिए N, और यहाँ इस आधार और उत्सर्जक के बीच में बैटरी VBE है ही है कि जिससे ये उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर रहे, और इधर वाली ये संग्राहक उत्सर्जक संधि पश्चदिशिक हो, उत्क्रम अभिनत पर रहे। साथ ही साथ इस आधार और उत्सर्जक के बीच में एक समांतर क्रम में कुंडली L1 और संधारित्र C लगा दिया। इसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं कि ये टैंक परिपथ है। तो आधार और उत्सर्जक के बीच में एक टैंक परिपथ लगा देते। टैंक परिपथ कैसे तैयार होता है, एक कुंडली और एक संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दे तो एक टैंक परिपथ तैयार हो जाता है। ये जो कुंडली L है और ये जो L1 है, ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे के साथ युग्मित होती। युग्मित होने का अर्थ है कि एक ही क्रोड के ऊपर दोनों कुंडलियां लपेट दी जाएं। जैसे ट्रांसफार्मर में आपने सीखा है, तो जितना पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, सेम टू सेम दूसरे के भी चुंबकीय फ्लक्स में उतना ही परिवर्तन। तो यहाँ कहते हैं कि कुंडली L और कुंडली L1 एक दूसरे से युग्मित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, या कहें कि एक ही क्रोड पर लिपटी हुई। और जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, जो स्थिर आयाम की विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त होगी, उसको इस कुंडली द्वारा इधर ग्रहण कर लिया गया है। तो ये तो हो गया कि ट्रांजिस्टर को दोलित्र की भांति प्रयोग करने के लिए आवश्यक परिपथ आ रही है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, क्रियाशीलता देखिए इसकी। तो इसके लिए जब हम इस स्विच S को बंद कर देते, ऑन स्थिति में ले आते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही इस संग्राहक में धारा का मान धीरे धीरे प्रवाहित होना शुरू होता है। जब इस संग्राहक की धारा का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है फैराडे का नियमानुसार। जैसे जैसे इसमें धारा का मान बढ़ेगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अच्छा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण सेम टू सेम इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से युग्मित हैं, एक ही क्रोड पर लिपटी।
तो जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसमें धारा उत्पन्न होगी, उसके कारण ये संधारित्र हमारा चार्ज होगा। मान लीजिए कि ये संधारित्र अगर चार्ज हो गया, इसकी ये प्लेट धनावेशित हो गई और ये वाली प्लेट ऋणावेशित हो गई, तो अब इस संधारित्र की धारा भी इसी आधार उत्सर्जक संधि पर ही जा रही है। तो अब इस धारा के कारण, संधारित्र से मिलने वाली धारा के कारण आधार धारा, उत्सर्जक धारा का मान बढ़ता है, जिससे संग्राहक धारा का मान बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि धारा प्रवाहित करते रहेंगे, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, उसके कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इस कारण से यहाँ आधार और उत्सर्जक की जो धारा है या इस संधि में जो धारा है उसका मान बढ़ने के कारण लगातार संग्राहक की धारा बढ़ती ही रहेगी। संग्राहक की धारा संतृप्त मान तक ही बढ़ती है। आपने जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा है, निर्गत अभिलक्षण, उसमें देखा है कि धारा का मान बढ़ता है, एक नियत मान तक ही बढ़ता है, उसके बाद फिर स्थिर हो जाता है। ये डेल्टा IC यानी संग्राहक की धारा और संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज में खींचा गया ग्राफ। तो इस प्रकार जब इस संग्राहक की धारा अपने संतृप्त मान पर पहुंच जाती है, यही है संतृप्त मान, इसके बाद स्थिर हो जाती, बढ़ती नहीं है संग्राहक। तो बढ़ते बढ़ते जब संग्राहक की धारा अपने संतृप्त मान तक पहुंच जाती है, तो अब चूंकि कुंडली में धारा की वृद्धि नहीं हो रही है, इस कुंडली यल में धारा का मान नियत हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होने के कारण अब इस संधारित्र द्वारा जो धारा इसे प्राप्त हो रही थी आधार उत्सर्जक संधि को, अब वो धारा नहीं मिलती है, इसलिए इस संग्राहक की धारा का मान फिर से बढ़ता नहीं है, नियत रहता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अब ये संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित हो जाएगा, विपरीत दिशा में आवेशित होगा, विपरीत दिशा में आवेशित होगा। पहले ये प्लेट धनावेशित थी, ये ऋण, अब ये प्लेट धनावेशित हो गई और ये ऋण। इससे क्या होगा कि अब आधार उत्सर्जक संधि, अगर पहले इसकी धारा के कारण अग्र अभिनत प्राप्त हो रहा था, तो अब विपरीत दिशा में आवेशित होने के कारण ये पश्च दिशिक हो जाएगा, या इससे मिलने वाली जो धारा होगी उसके कारण आधार उत्सर्जक संधि की धारा बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगी। तो जब इसकी धारा घटना शुरू होती है तो संग्राहक की भी धारा घटना शुरू हो जाती है। तो यही क्रिया चलती रहती, लेकिन संग्राहक की धारा पुनः घटते घटते एक नियत मान तक ही घटती है, अपने संस्तब्ध मान तक ही घटती है। तो जब इसकी धारा संग्राहक की अपने संस्तब्ध मान तक घट जाती है, उसके बाद पुनः ये संधारित्र, यहाँ देखिए बीच में फैराडे का नियम लगता है कि जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो परिवर्तन धारा की वृद्धि के कारण होगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, या धारा घटना शुरू हो जाए, धारा के घटने के कारण अगर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, धारा प्रेरित होगी। तो धारा घटते घटते जब अपने संस्तब्ध मान तक पहुंच जाएगी, तो फिर उसके बाद में धारा का घटना बंद हो जाएगा, फिर वो धारा उसी संस्तब्ध मान पर स्थिर हो जाएगी और पुनः ये संधारित्र पहले जैसे ये प्लेट धनावेशित, ये ऋणावेशित इस रूप में आवेशित हो जाएगी। तो यही क्रिया बार बार चलती रहेगी। इस धारा का मान, संग्राहक धारा का मान बढ़ते बढ़ते एक नियत मान तक जाएगा, संतृप्त मान तक जाएगा, फिर घटते घटते अपने संस्तब्ध मान तक आएगा, और इससे हमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंग स्थिर आयाम की होगी। उसका आयाम ये देखिए, ये आयाम है,
यहाँ भी ये आयाम है, तो ये आयाम स्थिर रहेगा, घटेगा नहीं। इसे ही हम लोग प्राप्त करके विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये सब तो समझाने की बात थी। जो लिखने को है आपको प्रश्न का उत्तर कि कैसे ट्रांजिस्टर दोलित्र की भांति प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ये आवश्यक परिपथ बना देंगे और इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ये लिखा है मैंने, दोलित्र की भांति प्रयोग करने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का आवश्यक परिपथ आरेख चित्र में दिखाया गया है। बाईं ओर की उत्सर्जक आधार परिपथ को बैटरी बीबी की सहायता से अग्र अभिनत विभव पर और दाईं ओर की संग्राहक उत्सर्जक संधि को बैटरी वीसीसी की सहायता से उत्क्रम अभिनत रखा गया है। संग्राहक के श्रेणी क्रम में एक कुंडली एल जुड़ी हुई है। इस संग्राहक के श्रेणी क्रम में एक कुंडली एल तथा आधार और उत्सर्जक के बीच, इस आधार और उत्सर्जक के बीच एक टैंक परिपथ जुड़ा है। टैंक परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक कुंडली और संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कुंडली यल तथा L1 एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यल तथा L1 एक दूसरे से संबंधित होते कहते एक दूसरे से युग्मित होते हैं, या मैंने यहाँ लिख दिया एक ही क्रोट पर दोनों कुंडलियाँ लिपटी होती हैं, जिससे इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ स्विच यस लगा होता है। अभी आपको दिखाया गया है कि स्विच यस लगा होता है। इसमें भी मैंने बनाया है, एक दूसरा चित्र भी है ये इस तरह से। तो जब स्विच यस को ऑन किया जाता है तो संग्राहक धारा आईसी में परिवर्तन होता है। अभी आपको बताया गया। इससे कुंडली यल, जो ऊपर कुंडली लगी हुई है, यल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक इतना ही परिवर्तन यहाँ नीचे जो टैंक परिपथ में L1 कुंडली लगी उसमें भी होता है। इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती, जिससे संधारित्र आवेशित हो जाता है। इसकी धारा के कारण आधार धारा उत्सर्जक धारा बढ़ती है और आईसी बढ़ती है। जब आईसी बढ़ते बढ़ते अपने संतृप्त मान पर पहुंचकर नियत हो जाती है तो L1 के फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता और संधारित्र निरावेशित होता है। इससे आईसी घटना शुरू हो जाती है। आईसी घटते घटते भी अपने संस्तब्ध मान तक पहुंच जाती है जब, तो फिर से संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाता है। और जब संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाता है, अपने संस्तब्ध मान तक जब पहुंच जाती है तो संधारित्र पूरी तरह से निरावेशित हो जाता है। फिर से आवेशित होगा, फिर निरावेशित होगा। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और हमें नियत आयाम की विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त हो जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त